नमस्कार मित्रों आज आवाज़ पर बात कर लेते हैं। आवाज़ के बारे में अलग अलग नज़रिए हमारे सामने आते हैं और एक निष्कर्ष जिस बात पर सभी सहमत हैं कि आवाज़ का मतलब ये होता है, आवाज़ का महत्व ये होता है कि आवाज़ के माध्यम से आप सामने वाले को या अपने परिवेश के लोगों से आप संपर्क स्थापित करते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कोई संदेश देना हो, कुछ भी करना हो तो वो आपको एकमात्र माध्यम आपकी आवाज़ होती है। और कई बार आवाज़ में शब्दों का उतार चढ़ाव, शब्दों का जो एक प्रकार से जो प्रस्तुति है उनका उच्चारण, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब कई बार मुझे याद है कि कई बार कुछ संगीतकार, बड़े संगीतकारों से भी बात करने का मौका मिला, तो वो इस बात की व्याख्या बड़े खूबसूरत ढंग से करते थे कि आप ये मत मानिए कि आवाज़ में आपकी एक मिठास होनी चाहिए, आवाज़ में आपके एक सोज होना चाहिए, या आवाज़ में आपके एक जो अभिव्यक्ति को ढंग करने का उतार चढ़ाव जो है वो आपके सामने आना चाहिए। ये ऐसा कोई शर्त नहीं है। आवाज़ की सिर्फ शर्त एक होती है कि जिस विषय पर आप केंद्रित हैं या आपकी आवाज़ केंद्रित है, उस विषय का मर्म ज़रूर अपने मन में धारण कीजिए। अगर आप कोई दुखद खबर दे रहे हैं तो दुखद खबर देने से पहले एंकर को ये सावधान रहना पड़ता है कि इस दुखद खबर के दौरान ना तो उसके चेहरे के हाव भाव में कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नज़र आए, ना तस्कीन नज़र आए, और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुखद खबर एक दुख का संदेश देते देते अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाए। इसके लिए संगीतकारों का ये कहना है कि आवाज़ का सीधा ताल्लुक़ रियाज से है। यदि आप रियाज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ में एक खनक जो होती है वो कायम रह जाती है, और उसी खनक के बूते, खनक के भरोसे आप बहुत कुछ अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को दे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। और इसी सिलसिले में मित्रों थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मैं आपको ये भी याद करा दूं, पुराने लोगों को किसी बहाने से याद कर लेना चाहिए। पुराने लोगों में दो समाचार वादक थे, अगर आपको याद हो, और उन समाचार वादकों के बारे में कहा यह जाता था कि जब देवकी नंदन पांडे समाचार पढ़ते हैं तो उस वक्त समय भी ठहर जाता है, और ठहर जाने के बाद वो उनकी आवाज़ को सुनकर और उससे प्रेरणा लेता है कि वक्त आगे कैसे चले। देवकी नंदन पांडे, शिव सागर मिश्र, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने हमारे रेडियो की ध्वनियों के तरंगों में इतना ज़्यादा अभिनव प्रयोग करके अपनी आवाज़ को खराशा, उसको एक खनक दी कि कोई भी व्यक्ति उनके जैसा आगे आ नहीं पाया। ये बात अलग है कि देवकी नंदन पांडे एक इतिहास बन गए, और शिव सागर मिश्र भी उसी तरह से उसी सम्मान के साथ जिक्र उनका होता रहा। अमीन सयानी का जिक्र आज तक चलता है। अमीन सयानी की आवाज़ की कुछ लोग नकल करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि वो जो प्रवाहमयता है, वो प्रवाहमयता सिर्फ एक सहज भाव से ही नहीं उपजी, उसके लिए इन लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा रियाज भी किया होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक संगीतकार संगीत की मंच से प्रस्तुति से पहले कई बार रियाज करता है ताकि उसका तान उसकी कभी ना टूटे। तबला वादक अपने तबले की थाप की रियाज करता है ताकि उस तबले की थाप जो है वो कहीं गलत दिशा में न भटक जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, मेरा ख्याल है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के वक्त का ये मामला था कि जब एक आवाज़ को वो बुलंदी पर ले गए थे शास्त्रीय संगीत की, आरोह और अवरोह दो स्वर होते हैं, तो वो आरोह की मुद्रा में ऊपर तक चले गए थे, और उस वक्त उनकी संगत देने वाला तबलची कहीं तबले की थाप गलत दे बैठा, और ऊपर से उनका उठा हुआ हाथ जो आकाश की बुलंदियों तक चला गया था उनके स्वर संधान के साथ, वो एकदम से नीचे पटका। उन्होंने हाथ
उसमें हाथ पटकने में एक क्षुब्ध क्रोध की मुद्रा थी, क्षोभ की मुद्रा थी, तकलीफ़ की मुद्रा थी। और वो तकलीफ़ इस ढंग से हुई कि तबला तो फटा, साथ साथ उस संगीत कलाकार को, महान कलाकार को भी एक तरफ का पक्षाघात हो गया, लकवा मार गया। और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जो संगीत की जो एक द्रुत और विलंबित दो तरह की तानें होती हैं, और जब उनमें आदमी ऊंचाई पर हो तो उसको एकदम से तबले की थाप नीचे ले आए तो वो उससे सहन नहीं होता। और जो क्षोभ है वो उसी थपकी के रूप में, उसी थाप के रूप में प्रकट होता है जो थाप तबले पर पड़ी और तबला फट गया। तो मित्रों, ये कहने का मकसद ये है कि आवाज़ का अपना प्रभाव होता है, एक जादुई प्रभाव भी होता है। मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ। महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी का निधन जब हुआ तो निधन के बाद उनकी शव यात्रा की एक रनिंग कमेंट्री भी आकाशवाणी के द्वारा दी गई। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो था, उसी पर ये कमेंट्री भी दी गई उनकी पूरी की पूरी शव यात्रा की। और लोग कहते हैं कि शव यात्रा में जो शरीक नहीं थे वो उस ध्वनि देने वाले व्यक्ति अर्थात पांडेय जी की आवाज़ से ही पूरा का पूरा दृश्य अपने सामने देख पा रहे थे कि गांधी की शव यात्रा में कौन किस मुद्रा में चल रहा है। एक एक मुद्रा को अगर उसमें माउंटबेटन किस तरह से शरीक होकर पैदल चल रहे थे, नेहरू जी की मनस्थिति क्या थी या बाकी अन्य राष्ट्रीय नेताओं की मनस्थिति कैसी थी, उनके चेहरों के हाव भाव कितनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, इन सब का उल्लेख उस समाचार वादक ने, उस कमेंटेटर ने अपनी वाणी के द्वारा उन करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाया, श्रोताओं तक पहुंचाया जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वो महसूस कर रहे थे श्रोता लोग कि शायद हम भी इस शव यात्रा में मौजूद हैं। और मित्रों, ये बातें सारी की सारी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुखद और सुखद अध्यायों में होती हैं। जब रनिंग कमेंट्री जब खेलों की होती है तब भी स्थिति ऐसी की ऐसी होती है। और उस वक्त भी हॉकी की स्टिक के साथ तो एक बंधी होती है गेंद की खेल, और खेलने वालों की जो मुद्राएं वो तो बंधी होती हैं, लेकिन साथ साथ जो कमेंट्री देने वाला कमेंटेटर है, जो उसकी आंखों देखा हाल आपको सुना रहा है, वो उसी गेंद के साथ और उसी हॉकी की स्टिक के हाव भाव के साथ आपको बहा कर ले जाता है और आपको उस मैदान में सशरीर शिरकत करने के लायक बना देता है, जिस मैदान में आप मौजूद नहीं हैं और जिससे आप हज़ारों मील दूर बैठे सिर्फ रेडियो के माध्यम से वो कमेंट्री सुन रहे हैं। तो आवाज़ में ये दम है। 1903 में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस में एक गायिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो अपनी प्रस्तुति दे रही थी, और ये क्रिसमस के दिन थे, तो क्रिसमस की प्रार्थनाओं को वो अपने ढंग से, अपनी एक माधुर्य से भरी हुई और समर्पण भाव से भरी हुई आवाज़ में वो प्रस्तुति दे रही थी। वो प्रस्तुति लोगों के जहन से उतरी नहीं, और बाद में इस बात के प्रयास हुए कि उसी प्रस्तुति को एक बार फिर से सुना जा सकता है, और इसके लिए एक संस्था थी वैक्स सिलेंडर्स, एक तरीका है, तौर तरीका है वैक्स सिलेंडर्स। तो वैक्स सिलेंडर्स में वो ध्वनि जो है वो कैद हो जाती थी, और उस ध्वनि को ऑडियो की जो ध्वनि की जो रिकॉर्डिंग है उसको एक बार फिर से सुना जा सकता था, फिर से उसको पकड़ा जा सकता था। तो ये पुरानी ध्वनियों, पुरानी आवाज़ों, पुरानी कमेंट्री, पुराने संगीत, उनकी ध्वनियों को एक बार फिर से पकड़ना, इस प्रणाली के द्वारा ये संभव हो पाया। और आज बाकायदा एक ऐसी लाइब्रेरी है दशकों बाद जो तैयार हुई है, और उसमें बहुत सारे अभिलेखाकार जो हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो म्यूज़ियम हैं, उन्होंने इस बारे में सहयोग किया है, और वही चीज़ें दोबारा फिर से नए सिरे से आवाज़ की शक्ल में कैद की जा सकती हैं। और बाकायदा अब एक लाइब्रेरी बनी है जिसमें 1 सदी पहले की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़े प्रयोग जो हैं, अभिनव प्रयोग हमारे सामने आवाज़ के क्षेत्र में आ रहे हैं, और आप भी इस बात का अंदाज़ा रखिए
कि हो सकता है कि आने वाले कल में हमें बिल्कुल अपने ही कानों से हमें वो ध्वनियाँ भी सुनने को मिल जाएं जिनका उल्लेख हम सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ते रहे हैं। शुक्रिया।